हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। आज मैं आप लोगों के साथ सीटेट ऑफलाइन 2021 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़के रोते नहीं। पिता का यह कथन लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है, लैंगिक भेदभाव को कम करता है, लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। तो जो इस प्रकार का कथन है कि लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं, किसको प्रदर्शित कर रहा है? लैंगिक रूढ़िबद्धता को। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। तो एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम में क्या करना चाहिए? ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। ठीक है, तो थर्ड वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित निष्प्रेरित करेगी, अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करेगी, छात्रों में प्रत्याहार निकाश प्रवृत्ति पैदा करेगी, अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी। तो जो बच्चों को किसी भी प्रकार का इशारा या फिर संकेत दिया जाता है, तो जो लेव वाइगोस्की है वो उसको स्केप होल्डिंग बोलते हैं, यानी कि पाठ बोलते हैं। तो यहाँ में इसका जो है सेकेंड वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षी समाजीकरण के द्वितीयक कारक है, समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है। परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण के द्वितीयक कारक है। इसमें देखिए जो सोशलाइजेशन है ना, जो समाजीकरण है ना, इसमें बस दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि हमारी जो फैमिली है वो हमेशा प्राथमिक कारक के अंतर्गत आएगी और जो हमारा स्कूल है वो हमेशा ही द्वितीयक कारक के अंतर्गत होगा। ठीक है, बस आप इन दो चीज़ों को ध्यान में रख लीजिए, आपको सोशलाइजेशन से बनने वाले कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले हमारा जो सोशलाइजेशन है कहाँ पर होता है? हमारे परिवार में, उसके बाद ही तो हमारे स्कूल में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है, तो सही बात है, विद्यालय क्या है? समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है, मैंने अभी बताया, और परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा और कोई ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट है, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। बुद्धि एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं, बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती है। ठीक है, तो जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है वो हॉवर्ड गार्डनर ने दिया है। इन्होंने 8 टाइप ऑफ मल्टीपल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में बताया, बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। तो इनका जो मानना था वो मानना है कि बहुबुद्धि की विभिन्न दशाएं होती है। ठीक है, यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे तो इन्होंने विभिन्न प्रकार की बुद्धि दी है, बट जो एनसीईआरटी द्वारा गिवन है वो 8 ही है। नेक्स्ट है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं। नैतिक विकास डैश के चरण को दर्शाता है, प्रथागत, उत्तर प्रथागत, अमूर्त, संक्रियात्मक। ठीक है, तो ये किसको दर्शा रहा है? ये प्रथागत चरण को दर्शा रहा है। तो यहाँ पे सेकेंड वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने जो है नैतिक विकास के 3 लेवल और 6 स्टेजेस दिए हैं, आपने उसको पढ़ा ही होगा। नेक्स्ट है, लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। सांस्कृतिक उपकरण, गुणोरोपण, अभिप्रेरणा, संतुलीकरण। कि जब लेव वाइगोस्की जब भी आए ना, तो बस 3 चीज़ आप अपने माइंड में रखिएगा, SCL, सोशियो कल्चरल और टूल, ये 3 ही चीज़ की बात करेंगे। इनकी थ्योरी का नाम भी है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो ये चीज़ अगर 3 चीज़ आपके माइंड में ना, तो आपका क्वेश्चन जो है लेव वाइगोस्की से बनने वाला क्वेश्चन जो है गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, सांस्कृतिक उपकरण यानी कल्चरल टूल। नेक्स्ट है, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। मनोवैज्ञानिक उपकरण, उद्दीपक, अनुक्रिया, संबंध, विकास का समीपस्थ क्षेत्र, स्कीमा, मनोबंध। ठीक है, तो जो जीन पियाजे है वो
जो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाएं होती हैं उसको किस रूप में वर्णित करते हैं, स्कीमा के रूप में। तो यहाँ पे फोर्थ वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? अमूर्त सोच का विकास, विचार सोच में केंद्रीकरण, परिकल्पित निगमनात्मक सोच, संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता। तो यहाँ पे पियाजे की सेकेंड स्टेज यानी कि जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज के बारे में पूछा हुआ है। तो उसका जो मुख्य गुण होता है वो होता है विचार सोच में केंद्रीकरण। तो यहाँ पे सेकेंड वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमूर्त सोच का विकास किस में होता है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी कि फोर्थ स्टेज में। और परिकल्पित निगमनात्मक सोच का विकास भी पियाजे की फोर्थ स्टेज में होता है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, ठीक है। और संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता जो है पियाजे की थर्ड स्टेज जो है कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आती है। तो ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है। विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है। विकास बहुआयामी है, ठीक है। तो यहाँ पे सही कथन को बताना है, ठीक है, नहीं पूछा हुआ है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? विकास बहुआयामी होता है यानी मल्टी डायमेंशनल होता है। तो यहाँ पे फोर्थ वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चे में विकास किस क्रम में होता है? संवेदिक, मूर्त, अमूर्त, अमूर्त संवेदिक, मूर्त, मूर्त अमूर्त संवेदिक, अमूर्त मूर्त और संवेदिक, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जीन पियाजे की थ्योरी से रिलेट करके चीज़ों को पूछा हुआ है। तो उनका क्रम क्या है? SPCF यानी सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदिक पेशी अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें ठीक है, कौन सा इसका सही क्रम हो जाएगा? संवेदिक, मूर्त और अमूर्त। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्री वाला इसमें दिया नहीं हुआ है, बस तीन ही दिया है, संवेदिक और मूर्त और अमूर्त। नेक्स्ट है, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, अध्यापक के पक्ष पर असफलता, योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। तो जो एक प्रगतिशील कक्षा यानी प्रोग्रेसिव क्लासरूम है उसमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार से देखा जाना चाहिए? अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। तो फोर्थ वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर देना चाहिए? प्रदर्शन अभिमुखी, लक्ष्यों पर अभिवेदी, समरूपी निर्देशों, सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए, ठीक है। तो इंक्लूसिव क्लासरूम की बात हो रही है, तो इसमें क्या किस पर जोर देना चाहिए? हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए। तो यहाँ फोर्थ वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? मंदित छात्र, विकलांग छात्र, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, छात्र जिसका अशक्त शरीर है। तो जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 है उसके अनुसार जो है छात्र जो कि सबसे उपयुक्त जो किसी भी छात्र के लिए मतलब जो कि शारीरिक रूप से दिव्यांग है अब इन शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते, जैसे मंदित छात्र, विकलांग बालक, शारीरिक अशक्त शरीर वाला बालक, इन शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। अब किस शब्द का प्रयोग करना है? जो भी छात्र थोड़ा सा विकलांग हो उसके लिए किस शब्द का प्रयोग करना है? छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता हो, ठीक है। तो थर्ड वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अधिगम कठिनाई से जूझते छात्र की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। तो यहाँ पे पूछा है क्या नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। क्योंकि देखिए जो दिया हुआ है क्वेश्चन इसमें क्या दिया है कि छात्र जो है अधिगम कठिनाई से जूझ रहा है, ऐसे में आप जब छात्र के लिए जटिल आकलन संरचनाओं का प्रयोग करेंगे तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि छात्र पहले ही अधिगम कठिनाइयों से जूझ रहा है तो आप उसके लिए जटिल आकलन का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट है,
सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? कम परिज्ञानता, बोधगम्यता, अपसारी चिंतन, अति सक्रियता और सतर्कता। तो जो सृजनात्मकता है वो किससे रिलेटेड है? डाइवर्जेंट थिंकिंग से, जिसमें क्या होता है? दिशाओं में सोचना, ठीक है, मौलिक थिंकिंग एक तरीके से। तो यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विशिष्ट पृष्ठभूमि के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को विविधता संबंधित मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, विभिन्न विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करें। तो इसमें जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सेकेंड, विविध विन्यासों के उदाहरण लेने चाहिए। नेक्स्ट है, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा कर। तो जो समस्या समाधान क्षमताओं को है उसको किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। तो यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? बच्चों को दंड देकर, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, यंत्रवत याद करने पर जोर देकर। तो बच्चों को तो कभी भी याद करने पर जोर देना ही नहीं है, दंड भी बच्चों को देना ही नहीं है, और बहुत आसान क्रियाकलाप भी बच्चों को नहीं देना है। तो कौन सा ऑप्शन बचता है? सेकंड वाला। तो यही वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू भी चीज़ों को जो है आंसर तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट है, शर्मिंदगी डैश का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है, के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। नहीं, अधिगम को प्रेरित करने के लिए शर्मिंदगी कैसे प्रभावशाली हो सकती है? ठीक है, अब के प्रभाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार करना चाहिए, नहीं तो इससे बच्चा पढ़ेगा ही नहीं कभी। पर संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो यही वाला जो है ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि शर्मिंदगी से क्या होता है? हमारे संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यानी कि बच्चे के। नेक्स्ट है, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, अनुकरण, नकल और दोहराना। देखिए यहाँ पे तो दो ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है, यंत्रवत याद करना ये तो कभी भी नहीं होगा, अनुकरण, नकल करना है फिर दोहराना ये भी ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि ये सब निगेटिव वर्ड है। दूसरा जो है संकल्पनाओं के बीच में संबंध खोजना, तो ये जो है सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है। बिना विश्लेषण के अवलोकन करना ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, तो सेकेंड वाला ऑप्शन ही बचा, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। त्रुटियों को समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियाँ करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है। अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है। तो जो बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां होती है वो क्या होती है? अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण होती है, क्योंकि उनसे पता चलता है कि बच्चे ने जो है बच्चे के अंदर कहाँ पर कमी है, या फिर जो है वो कितना चीज़ों को किस क्षेत्र में उसके अंदर जो है कमी लगी है, कहाँ पर चीज़ें जो है उसके अंदर डेवलप करनी है, किस फील्ड में उसको दिक्कत आ रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है पता चलती है त्रुटियों से, और वो चीज़ें बहुत सारी चीज़ों को सीखता भी, साथ ही साथ उसके तार्किक लॉजिकल थिंकिंग का विकास होता है। तो त्रुटियाँ क्या बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं किसी भी काम को करने के लिए। तो यहाँ पे सेकेंड वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कहा जाता है कि गलतियों से ही इंसान सीखता है। नेक्स्ट है, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो, अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, विषय वस्तु को बहु रूपों में प्रस्तुत किया जाए। तो बच्चे को सीखने में कठिनाई कब होगी? जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित रहेगा तो उसे सीखने में क्यों कठिनाई होगी? तो ये तो होगा नहीं। अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, जब सामाजिक संदर्भ में होगा तो वो उससे सीखने में कठिनाई क्यों होगी? वो तो और अच्छे तरीके से चीज़ों को सीख सकेगा। विषय वस्तु को बहु रूपों में प्रस्तुत किया जाए, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, बस ऑप्शन वाला फर्स्ट ही बचता है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अधिगम की सर्वोच्चतम अवस्था
कौन सी है? उच्च उत्तेजना, उच्च भय, निम्न उत्तेजना, उच्च भय, संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं, कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं। तो देखिए अधिगम करने की जो सबसे सर्वोत्तम अवस्था होती है वो होती है संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। क्योंकि अगर उच्च उत्तेजना होगी, उच्च भय रहेगा तो भी आप चीज़ों को नहीं सीख पाएंगे। दूसरी चीज़, निम्न उत्तेजना और उच्च भय रहेगा तो भी आप चीज़ों को नहीं सीख पाएंगे। साथ ही साथ कोई उत्तेजना, कोई भय नहीं, तब तो आप बिल्कुल ही चीज़ों को निष्क्रिय हो जाएंगे, एकदम कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। तो यहाँ पे जो है थर्ड वाला ऑप्शन ही बचता है, तो यहाँ पे ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अधिगम की संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती। बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं और बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं। तो यहाँ पे कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, किसमें? ज्ञान की संरचना में। सॉरी, यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट है, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी अवधारणा उपयुक्त है? योग्यता सुसाध्य है, मतलब सुधार्य है, योग्यता अटल है, प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, असफलता अनियंत्रित है। तो देखिए योग्यता क्या है? ये क्या है? सुधार्य है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि हम अधिगम को चाहे तो बढ़ा सकते हैं, अगर ज़्यादा इंसान मेहनत करेगा, अच्छी तरीके से चीज़ों को पढ़ेगा तो वो अपने जो है अपनी योग्यता को बढ़ा सकता है। तो योग्यता क्या है? सुधार्य है। ऐसा थोड़ी कि वो अटल है। प्रयासों से कोई क्यों नहीं फर्क पड़ता है? अगर इंसान अच्छे से प्रयास करेगा तो क्यों नहीं, हो सकता है उसके पहले कम मार्क्स आ रहे हो, बाद में उसने प्रयास किए, अच्छे मार्क्स आ गए, तो ये असफलता अनियंत्रित, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, पाठ्यपुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, बारंबार परीक्षाएं, अन्वेषण और संवाद। तो देखिए संकल्पनात्मक समझ कब पड़ेगी? जब बच्चा अन्वेषण करेगा, खोज करेगा, यानी और संवाद यानी बातचीत करेगा, तभी तो जो उसकी संकल्पनात्मक जो समझ है वो उसकी विकसित होगी। जो उसकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो जब वो चीज़ों को खुद से खोजेगा या फिर एक दूसरे से बातचीत करेगा तो क्या होगा, ये उसके अंदर ज़्यादा अच्छे से डेवलप होगी। नेक्स्ट है, एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है, यह कि वह कार्य किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोस्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक क्या दर्शाता है? संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, स्वनियमन, आत्म केंद्रित मनोवैज्ञानिक। तो जो लेव वाइगोस्की थे उन्होंने बताया था व्यक्तिगत वाक यानी कि प्राइवेट स्पीच के बारे में। उनका कहना था कि बच्चा ऐसे करके खुद को दिशा निर्देशित करता है। तो यहाँ पे सेकेंड वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए विद्यार्थियों को नामांकित करना, योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना, विद्यार्थियों की जरूरत एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना। ठीक है, तो इसमें जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया सकता है? केवल आनुवंशिकता पर, केवल पर्यावरण पर, ना आनुवंशिकता पर, ना पर्यावरण पर, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। तो जो बच्चे का विकास होता है वो क्या होता है? हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का गुणनफल होता है। तो यहाँ पे जो है फोर्थ वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो ये फ्रेंड्स ये थे CDP के आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2021 के क्वेश्चन पेपर में आए हुए थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।